नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आप सभी का दोस्त जायसवाल सर। दोस्तों आज की वीडियो में अपठित गद्यांश पद्यांश के हल करने की ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे और यह भाग तीसरा है, यानी पार्ट नंबर तीसरा है। दोस्तों इसके 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं और YouTube पर पहली बार ऐसी क्लास चल रही है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि अपठित गद्यांश पद्यांश से 15 नंबर्स के आपके एग्जाम में आते हैं। तो 15 में से 15 पूरे मार्क्स आएंगे। पूरा तैयारी कर लिया है, पूरा कंसेप्ट यहाँ पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके पिछले अगर आपको पार्ट देखना है, भाग देखना है, तो यहाँ पे बेल आइकन पे हम एक कार्ड आएगा, उसमें लिंक है, आप लोग देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर है आपको गद्यांश लिखा हुआ है और इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक आपको देखकर इस जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे उनको यहाँ पे सॉल्व करना, यानी उनका आंसर बताना है। अब देखिए गद्यांश क्या है, हम पढ़ते हैं। भारतवर्ष में जो अनेक छायाएं घूम रही हैं, उन्हें जांचने और परखने के लिए हमें पूर्ण रूप से जागृत और चैतन्य साहित्यकारों की आवश्यकता है। आज की शंकाओं और हिलती हुई आस्थाओं को शामिल और स्थिर बनाने का काम उस साहित्यकार के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है, जो भविष्य में खिलने वाले फूलों का संवाद आज के मनुष्य को सुना सके। हृदय हृदय में जो एक उत्साह है, प्राण प्राण में जो एक अनिवर्चनीय उमंग है, तथा जन जन में जो मूक आशा किलोल कर रही है, उसकी परिभाषा साहित्य में जाएगी, राजनीति और विज्ञान में नहीं। बुद्धि और तर्क मनुष्य के मस्तिष्क को संतुष्ट करते हैं। कर्म की प्रेरणा तो हमेशा हृदय से ही आती है। हमारे सामने जो सपने घूम रहे हैं, उन्हें मूर्त रूप से देने के लिए मनुष्य को प्रेरित करना लेखकों और कवियों का काम है। दोस्तों ये रहा है आपका गद्यांश। आप इसे वीडियो पॉज कर भी आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए इससे रिलेटेड जो प्रश्न है उनको देखते हैं। तो आइए इस गद्यांश से पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज हमें किसकी आवश्यकता है? दोस्तों जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आज हमें किसकी आवश्यकता है। तो आज हमें जागृत और चैतन्य साहित्यकारों की आवश्यकता है। सेकंड क्वेश्चन इस गद्यांश से ले रहे हैं दोस्तों। प्रश्न यह है कि साहित्यकार क्या काम करता है। इस गद्यांश को पढ़कर यहाँ पे प्रश्न है कि साहित्यकार क्या काम करता है। तो गद्यांश में यह लिखा गया है कि जो साहित्यकार है वह शंकाओं को शांत और आस्थाओं को स्थिर बनाता है। जी हाँ, साहित्यकार का क्या काम है? इस गद्यांश पर जो है शंकाओं को शांत और आस्थाओं को स्थिर बनाता है। अगला प्रश्न इस गद्यांश से, मनुष्य के मस्तिष्क में कौन संतुष्ट करता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क में कौन संतुष्ट करता है दोस्तों? तो यह हो जाएगा बुद्धि और तर्क जो है मनुष्य के मस्तिष्क को संतुष्ट करता है। अगला प्रश्न इस गद्यांश से है कि कर्म की प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है। तो कर्म की जो प्रेरणा है वह हमें हृदय से मिलती है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला इस गद्यांश से प्रश्न है, हमारे सपने को मूर्त रूप कौन देता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे सपने को मूर्त रूप कौन देता है। तो इस गद्यांश में लिखा गया है कि लेखक और कवि देते हैं। जो हमारे सपने हैं इनका मूर्त रूप लेखक और कवि देते हैं। ये रहे गद्यांश से। और आगे अब देख लेते हैं पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न आपके दोस्तों। अब पद्यांश से रिलेटेड हम प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे और इसके अलावा भी ऐसे प्रश्न आप लोगों को बताएंगे जो आपके एग्जाम में इससे अलावा भी क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी संभावनाएं भी आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर 15 प्रश्न आपके हिंदी ग्रामर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे। जी हाँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन यानी और अधिक करवाएंगे। तो ये आपका काव्यांश पद्यांश दिया गया है कि मैदान गिरी वनों में हरियाली लहकती है, आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है, जिसके अनंत धर्म से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है, पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया सुधारा वह देश कौन सा है, छोड़ा स्वराज तृणवत आदेश से पिता के, वह राम था जहाँ पर वह देश कौन सा है, निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले ही जहाँ थे, और लक्ष्मण भरत सरीखे वह देश कौन सा है, निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं वे सब बता सकेंगे वह देश कौन सा है, 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। तो यहाँ पर यह ज़्यादा वह देश कौन सा है, यह यहाँ पे जिक्र ज़्यादा इस शब्द का हुआ है। तो आइए इस काव्यांश से आपके क्वेश्चन ले रहे हैं।
पहला प्रश्न इस काव्यांश से है कि भारत की कौन सी विशेषताओं की बात की गई है। जब हम काव्यांश पढ़ रहे थे तो आप लोगों को पता होगा कि हमने किसका जिक्र आया था, कौन से शब्द का जिक्र आया था कि प्राकृतिक सौंदर्य तथा भारतीयों की महानता। जी हाँ, भारतीय प्राकृतिक सौंदर्य तथा भारतीयों की महानता की विशेषताओं की बात कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन है, इस आपके काव्यांश से प्रश्न लिया गया है और प्रश्न यह है कि छोड़ा स्वराज तृणवत आदेश से पिता के, इससे राम के चरित्र की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। छोड़ा स्वराज तृणवत आदेश से पिता के, यानी जैसे ही पिता का आदेश मिला तृणवत यह शब्द लिखा गया है तो स्वराज छोड़ दिया, यानी इससे राम के चरित्र की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। तो किस ओर संकेत किया गया है दोस्तों, पितृभक्ति का, आज्ञाकारिता का। जी हाँ, जब पिता के कहने पर एक जो बालक है उसका बच्चा है अपने पिता के कहने पर राज्य को छोड़ देता है, स्वराज तृणवत आदेश पिता के छोड़ा, ठीक है। तो यह जो चरित्र है यह राम के चरित्र यानी पितृभक्ति या आज्ञाकारिता का विशेषता है दोस्तों। सी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न इस काव्यांश से है कि काव्यांश का मुख्य भाव क्या है। तो काव्यांश का मुख्य क्या भाव हो जाएगा, तो काव्यांश का मुख्य भाव होगा देश का गुणगान। जी हाँ, आपने पढ़ा था कि भारत के जैसा दूसरा कौन, तो यहाँ पर भारत देश यानी देश का गुणगान किया जा रहा है, तो मुख्य भाव आपका इस वाक्यांश का देश का गुणगान आएगा। और अगला प्रश्न इस वाक्यांश से है कि वाक्यांश में भारत की जनसंख्या कितनी बताई गई है। तो हमने आपको बताया था भारत की जनसंख्या इस वाक्यांश में 40 करोड़ बताई गई है। जी हाँ, कितनी, 40 करोड़ इस वाक्यांश में बताई गई है। वैसे है नहीं है, आप लोग 130 करोड़ जनसंख्या हो गई है लेकिन 140 बताई गई है उस टाइम पर 40, ठीक है, कितना बताई गई है, 40 करोड़। अब अगला प्रश्न ले रहे हैं काव्यांश से कि संसार का शिरोमणि देश किसे बताया गया है। जो संसार का शिरोमणि देश है वह किसे बताया गया है। तो सभी लोग जानते हैं किस देश की बखान इस पर किया गया है, किस देश की विशेषता की गई है। तो संसार का शिरोमणि जो है आप लोग सभी लोग जानते हैं भारत देश को यहाँ पर बताया गया है। अगला प्रश्न है इसका काव्यांश से कि सम उपसर्ग किस शब्द से है। तो सम उपसर्ग किस शब्द से बनता है भैया, सम उपसर्ग किस शब्द समूह में है यह बताना है। किस समूह में आपका सम उपसर्ग होगा और जो शब्द के पहले लगा होता है वह उपसर्ग कहलाता है। तो किस समूह में है, तो यह आपकी संस्कार और संचय, क्या होगा, संस्कार और संचय में आपका सम उपसर्ग लगा हुआ है, डी समूह आपका सही हो जाएगा। और भी आपको पता है कि ज़्यादा ज़्यादा वाक्यांश जो पद्यांश आते हैं इसमें से ग्रामर बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें से ग्रामर जो है 5-6 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो एक्स्ट्रा हम आपको 10-12 प्रश्न करवाएंगे कि और इसके चांसेज यानी कि संभावनाएं और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपका गद्यांश पद्यांश सभी हैं। वीडियो इन तक देखिए और बेहतर प्रिपरेशन कीजिए, बेहतर तैयारी कीजिए और एक सरकारी शिक्षक यानी एक सरकारी सीट के लिए जो आपका सपना है दोस्तों। अब यहाँ पे बताइए जो बे उपसर्ग किस शब्द समूह में नहीं है, यानी कि आपका निगेटिव प्रश्न है। तो बे उपसर्ग किस शब्द समूह में नहीं है। तो पहले किस शब्द समूह में है यह जान लेते हैं। देखिए, बेरहम बेखुदी, बेदम बेईमानी, बेसहारा बेइज्जत, ए बी डी इन ऑप्शनों में क्या है, बे उपसर्ग शब्द समूह है। लेकिन सी में क्या है, बाइज्जत और बकाया में बे उपसर्ग यहाँ पर नहीं हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न यह है इस वाक्यांश से कि मनौती शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। तो मनौती शब्द में आपका प्रत्यय जो होगा वह होगा औती। प्रत्यय क्या होता है, शब्द, और संस्कृत में धातु के बाद जो आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है। तो प्रत्यय युक्त शब्द बताना है तो आपका हो जाएगा बाजीगर। बाजीगर क्या है, प्रत्यय युक्त शब्द है। और अगला प्रश्न यह है कि मौके की तलाश में रहना के लिए मुहावरा सही है। मौके की तलाश में रहना मुहावरा क्या हो जाएगा, यह होगा टोह में रहना। क्या है, मौके की तलाश में रहना यानी कि टोह में रहना, यानी ताके रहना, टकटकी लगाए रहना। अगला प्रश्न है चेहरे की हवाइयाँ उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ना ये इसका मुहावरे का अर्थ होता है, क्या हो जाएगा, घबरा जाना। जी हाँ, कहते हैं ना उसको देखते ही उसकी चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, यानी कि वह उसको देखकर घबरा गया। अगला प्रश्न ले रहे हैं इस वाक्यांश से रिलेटेड प्रश्न है कि
अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जो अवसरवादी व्यक्ति होते हैं हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करते हैं। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इस मुहावरे का अर्थ होगा स्वार्थपूर्ति, यानी अपने स्वार्थ के लिए। तो स्वार्थपूर्ति मुहावरा हो जाएगा। और अगला प्रश्न इस वाक्यांश से है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। एक शब्द का प्रयोग करना है, यानी कि संकटों से भरे रास्ते को चुनने वाला एक शब्द में क्या होगा? संकटों से भरे रास्ते को चुनने वाला एक शब्द में क्या होगा? तो एक शब्द में क्या हो जाएगा? कंटकाकीर्ण हो जाएगा। संकटों से भरे रास्ते को चुनने वाला क्या है? कंटकाकीर्ण कहलाएगा एक शब्द में, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न इस आपके वाक्यांश से लिया गया है कि एक शब्द का प्रयोग करना है कि दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप में रहने वाला एक शब्द में क्या बोलेंगे? दूसरे स्थान पर जो अस्थायी रूप में रहने वाले होते हैं उनको एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो स्थानापन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्थानापन्न बोलेंगे। अगला प्रश्न यह है दोस्तों कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है वह कौन सा छंद कहलाता है? तो ऐसा छंद जिसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हो और अंत में गुरु आता हो, यानी बड़ा हो। गुरु सभी लोग जानते हैं, गुरु को 2 में गिना जाता है और आपके लघु को 1 में गिना जाता है चरण में, या वर्णों कह लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिस छंद में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है तो वह आपका कहलाता चौपाई। जी हाँ दोस्तों, वह चौपाई कहलाता है। अब यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दोहा छंद में यति कहाँ होती है? तो दोहा छंद में यति कहाँ होती है दोस्तों? सभी लोगों को पता होगा और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो दोहा छंद में यति जो होती है वह यहाँ पर आपके चरण के अंत में होती है। जी हाँ, जब चरण का अंत आता है तो दोहा छंद में यति होती है। यति यानी जैसे आपका सभी लोग जानते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं कि पुत्री के द्वारा जो है माता को पत्र में संबोधन होगा। पुत्री के द्वारा अगर माता को पत्र में संबोधन होगा तो कैसे लिखा होगा? कौन? पुत्री लिख रही है माता को पत्र और संबोधन करेगी तो क्या होगा? तो संबोधन करेगी पूजनी माता जी करके संबोधन करेगी। और अगला प्रश्न यह है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्धवर्ती का चयन जब हम करेंगे तो शुद्धवर्तनी वाला हमें शब्द बताना है। कौन से ऑप्शन पे है? तो शुद्धवर्तनी वाला जो शब्द होगा वह हो जाएगा आरोग्य। जी हाँ, आरोग्य आपका शुद्धवर्तनी वाला है, बाकी अंतक्षरी है तो अंताक्षरी होना चाहिए। अभिषेक, यहाँ पे A, C, D इनमें शुद्धवर्तनी नहीं है, लेकिन बी ऑप्शन में आपका शुद्धवर्तनी है। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लेकर आए हैं। मेहनत तो जरूर दोस्तों लग रही है हमें, लेकिन हमें अच्छा लग रहा है कि आप लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और आप लोग कुछ इससे अपना प्रिपरेशन यानी कि आपको हेल्प मिल रहा है इससे। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें बताना अशुद्ध वर्तनी। दोस्तों अशुद्ध वर्तनी अब इसमें बताना है। तो अशुद्ध वर्तनी जो है देखिए, आनंद शुद्ध वर्तनी है, अधीन है, ईसाई, ये शुद्ध वर्तनी है। लेकिन जो आदर्श लिखा हुआ है ये आपका अशुद्ध वर्तनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं कि ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है। जो ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा क्या होती है? कैसे परिवार? ऑस्ट्रिक परिवार। तो इनकी जो प्रमुख भाषा होती है वह मुंडा होती है। ऑस्ट्रिक परिवार की जो प्रमुख भाषा होती है वह मुंडा होती है। और अगला प्रश्न इस वाक्यांश से लिया गया है कि ललकाव कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में है? ललकाव कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में है? तो यहाँ पर हम देखेंगे आपकी बुंदेली भाषा में। जब आप लोग देखेंगे जो ललकाव कवि, समझिएगा, ललकाव कवि की जो प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश है वह आपके बुंदेली भाषा में है। तो यहाँ पे यह आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न यह है कि निम्न में से चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए चांदनी का पर्यायवाची 3 होंगे और एक आपका नहीं है, वही आपको बताना है। और नेगेटिव प्रश्न इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि आपका कंपटीशन अब हाई हो गया है। तो चांदनी का पर्यायवाची कौन नहीं है यहाँ पर ये देखते हैं। देखिए चंद्रिका है, चंद्रप्रभा है और कौमुदी, ये सभी चांदनी के पर्यायवाची है, लेकिन चंद्र जो है चांदनी का पर्यायवाची आपका नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि परचम निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो परचम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। परचम शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? केतन का है, कासार का है, सरस का है, या इनमें से कोई नहीं? तो परचम निम्न में से किसका पर्यायवाची होगा? राइट आंसर आइए देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा केतन। जी हाँ दोस्तों, परचम जो होगा वह केतन का पर्यायवाची हो जाएगा।
और अगला प्रश्न जो है स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि अस्थि का तद्भव शब्द क्या होगा। अब देखिए तद्भव तत्सम भी आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अस्थि का जो तद्भव शब्द होगा वह आपका क्या होगा, हड्डी हो जाएगा। जी हाँ, अस्थि क्या है आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव आपका क्या हो जाएगा, हड्डी हो जाएगा। और तत्सम शब्द संस्कृत से डायरेक्टली जो लिए जाते हैं वह आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं और इनका जो रूपांतरण होता है वह आपका क्या है, हड्डी हो जाएगा। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि पहचान का तत्सम शब्द क्या होगा। अब पहचान का क्या, पहचान यहाँ पे आपका तद्भव शब्द हो गया। अब हमें इसका तत्सम शब्द बताना है, यानी कि जो संस्कृत से डायरेक्टली बोला जाता हो आपकी हिंदी में वह आपका तत्सम शब्द होता है। तो पहचान का तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यभिज्ञान। क्या हो जाएगा, प्रत्यभिज्ञान हो जाएगा। जी हाँ, पहला ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि घुड़दौड़ का समास विग्रह क्या होगा। अब क्या घुड़दौड़ का समास विग्रह, समास से भी प्रश्न आते हैं, संधि से भी प्रश्न आते हैं, तो सभी कंसेप्ट लेकर आते हैं हर गद्यांश और पद्यांश में, हर गद्य पद में लेकर आते हैं। तो घुड़दौड़ का समास विग्रह क्या हो जाएगा, तो ये आपका घोड़ों की दौड़। जी हाँ, घुड़दौड़ का जो समास विग्रह अगर हम लोग करें तो घोड़ों की दौड़ हो जाएगा। और यह संधि से प्रश्न है, अजंत का संधि विच्छेद क्या होगा। अगर हम अजंत का संधि विच्छेद किया जाए तो यह आपका क्या हो जाएगा, अच धन अंत हो जाएगा। अजंत का क्या हो जाएगा, अच धन अंत हो जाएगा। अब आप लोग बताइए अजंत का संधि नेम क्या होगा, कौन सी संधि होगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है कि सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी। सदैव, सदैव में संधि कौन सी हो जाएगी, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो सदैव में आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। कैसी संधि होगी, कौन सी, वृद्धि संधि हो जाएगी। और संधि समास का हम आपको ट्रिक के माध्यम से पूरा कंसेप्ट बता चुके हैं पहले ही, तो जरूर चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट चेक करें, आपको वीडियोज मिल जाएंगी। और एक क्वेश्चन इससे ले रहे हैं और इससे इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि 6 वाक्यांशों में से प्रथम और अंतिम जो है आपके निश्चित है, यानी सही है। ठीक है, और इनको उचित क्रम में हमें रखना है, यानी कि समझ गए, पहला ये होगा और अंत में ये होगा, जो बीच में यहाँ पे इनको उचित क्रम में रखना है। तो उचित क्रम में आइए रख लेते हैं। जब हम उचित क्रम में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब आ देखिए ला व रा यह होगा, यानी भारतीय की अपेक्षा, सॉरी भारतीय आपका ये नहीं होगा, फर्स्ट में आपका ये वाला है। हाँ, भारतीय धनवानों और सत्ताधारियों की अपेक्षा विद्वानों, बुद्धिमानों तथा साधु संतों का ही अधिक आदर सत्कार करता है। समझिएगा, एक बार और मैं स्टडी करता हूँ कि पहला क्या है, यहाँ पे सही क्या होगा, भारतीय धनवानों और सत्ताधारियों की अपेक्षा विद्वानों और बुद्धिमानों तथा साधु संतों का अधिक आदर सत्कार होता है। ऐसे क्रम में व्यवस्थित करना होता है। तो ये रहा आपका आंसर। और एक क्वेश्चन और ले रहे हैं इसी टाइप का, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। 6 वाक्यांश लिखे रहेंगे, 6 लिखे रहेंगे, 5 लिखे जा सकते हैं, 4 भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में 6 वाक्यांश हैं। प्रथम अंतिम आपके सही लिखे हैं और बीच में जो आपके लिखे गए हैं उनको हमें क्या है, सही करना है। ठीक है, तो बीच वालों को सही करते हैं, आइए देख लेते हैं। ठीक है, आइए अब इनको सही कर लेते हैं। पहला क्या, स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों पर है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी हैं वे कल उन्नति और उसका उत्थान इन्हीं पर निर्भर करता है। जी हाँ, स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों पर है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी हैं वे कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे तथा भारत की उन्नति और उसका उत्थान इन्हीं पर निर्भर करता है। तो ये आपका हो जाएगा पहला निश्चित है। इसके बाद ये होगा ये, इसके बाद ये, फिर ये यहाँ पे ऐसा किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये गद्यांश पद्यांश आपको बहुत अच्छा बेहतरीन समझ में आ गया होंगे। अगर आप इसका PDF फाइल या नोट्स पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम में ज़रूर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, वहाँ आपको इसका नोट्स कल तक हम अपलोड कर देंगे, तो आप लोग वहाँ भी नोट्स PDF फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे और बेहतर प्रिपरेशन करते रहिए और ज़रूर एक सरकारी सीट आपको ज़रूर मिलेगी, आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।